यकीन नहीं होता मैम, नेट उपयोगकर्ताओं के लिए इतने सारे खतरे हैं। क्या और भी हैं इनके अलावा? हाँ राजेश, तुम्हें नेटवर्क के दूसरे खतरों के बारे में भी जानना चाहिए। दूसरे खतरे? वो क्या है मैम? वायरस और स्पाईवेयर के अलावा कुछ और भी खतरे हैं। चलो मैं इनके बारे में बताती हूँ। इसकी शुरुआत SQL से करते हैं। अक्सर सीक्वल बोले जाने वाले SQL का पूरा नाम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। SQL डेटाबेस में एक्सेस कर उसमें छेड़छाड़ करने देता है। तकनीक विकसित होने के साथ ही वेबसाइट्स भी तकनीकी रूप से उन्नत और प्रकृति में गतिशील होती गईं। इस गतिशीलता की वजह से उपयोगकर्ता की जानकारी और दूसरी सामग्री डेटाबेस में रखी जाने लगी। ऐसा करने के लिए एक प्रोग्राम की जरूरत थी और तब SQL को विकसित कर हर लोकप्रिय स्क्रिप्टिंग भाषा में जोड़ा गया था। पर ये एक कमजोरी बन गया क्योंकि इसने हमलावरों को SQL स्टेटमेंट में एक दुर्भावनापूर्ण एप्लीकेशन डालने की अनुमति दी। इस घटना को ठीक से समझने के लिए हम एक मेट्रो ट्रेन का उदाहरण लेते हैं, जो 4 स्टेशनों A, B, C और D के बीच चलती है। ट्रेन को इस तरह प्रोग्राम किया गया है कि वो स्टेशनों पर तभी रुकेगी जब प्लेटफॉर्म पर कोई यात्री प्रतीक्षा कर रहा होगा, अन्यथा नहीं रुकेगी। ट्रेन एक-एक स्टेशन आगे बढ़ती जाती है और चौथे स्टेशन पर पहुंच जाती है। अगर कोई गलत इरादों से इस प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट में कुछ बदलाव कर देता है और मेट्रो ट्रेन को निर्देश देता है कि वो B और C स्टेशनों पर इंतजार कर रहे यात्रियों को छोड़कर सीधे D पर रुके, तो काफी परेशानी हो जाएगी और पूरा मेट्रो ट्रेन सिस्टम तब तक के लिए ठप पड़ जाएगा जब तक उसे फिर से ठीक न कर लिया जाए या प्रोग्राम में बदलाव किया जाए। जब SQL इंजेक्शन का प्रयोग होता है तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये अमान्य इनपुट्स देकर प्रोग्राम को बदल देता है और परिणाम स्वरूप साइट प्रभावित हो जाती है। तकनीकी रूप से कहें तो मूल रूप से इनपुट सत्यापन त्रुटि ही SQL इंजेक्शन है। इनकी कमजोरियां तब उजागर होती हैं जब डेटाबेस से जुड़ा एक एप्लीकेशन असुरक्षित तरीके से डेटा को SQL क्वेरी तक जाने का रास्ता देता है, जैसा कि हमने ऊपर मेट्रो के केस में दिखाया। याद रहे कि जब डेटा को गलत निर्देश मिलते हैं तो SQL इंजेक्शन के हमले से संवेदनशील डेटा लोगों तक पहुंच सकता है। पूरा डेटाबेस बर्बाद या वेबसाइट खराब हो सकती है। सुरक्षा में घुसपैठ के आधार पर SQL इंजेक्शन को सभी घुसपैठियों में सबसे खतरनाक माना गया है और पहले स्थान पर रखा गया है। ये लंबी अवधि से अनवरत और मजबूती से शीर्ष के हमलावरों में जगह बनाए हुए है। ऐसे तमाम उदाहरण सामने आए हैं जब SQL इंजेक्शन ने 1 महीने में ही लाखों वेबसाइट्स को प्रभावित किया था। इस वजह से काफी आर्थिक क्षति भी हुई। अभी हाल ही में खुलासा हुआ था कि इसका प्रयोग हाई प्रोफाइल संस्थानों पर हमले के लिए किया जा रहा है, जैसे कि सोनी पिक्चर्स। व्यावसायिक साइट्स पर SQL का असर काफी दूरगामी हो सकता है। अगर हमला सफल रहा तो इससे अनधिकृत लोग उपयोगकर्ताओं की सूची देख सकेंगे,
पूरा टेबल मिटा सकेंगे और कुछ मामलों में हमलावर डेटाबेस पर प्रशासनिक अधिकार कर लेता है और व्यवसाय के लिए ये सभी अत्यधिक हानिकारक हैं। अगर SQLI से होने वाले हानि की बात करें तो भरोसा टूटने के साथ ही ग्राहक की तमाम निजी जानकारी जैसे कि फोन नंबर, पता और क्रेडिट कार्ड की जानकारी चोरी हो जाती है। हालांकि इस वेक्टर से किसी भी SQL डेटाबेस पर हमला किया जा सकता है, लेकिन वेबसाइट्स ज्यादा आसान शिकार होती हैं। तो क्या ऐसे उपाय हैं जिनके जरिए कोई उपयोगकर्ता SQL इंजेक्शन के हमले से बच सके? वेबसाइट बनाने वाले ज्यादातर इस तरह के हमलों से बचने का तरीका इजाद करते हैं। हालांकि एक उपयोगकर्ता के लिए सबसे जरूरी है कि वो इनके बारे में जागरूक रहे। जरूरी है कि उपयोगकर्ता अपने सिस्टम को नियमित रूप से अपडेट करता रहे, सिस्टम को हमेशा ठीक रखे ताकि वो माध्यम ना बनने पाए जिससे कि ये हमले किए जाते हैं। यकीन नहीं होता मैम, नेट उपयोगकर्ताओं के लिए इतने सारे खतरे हैं। क्या और भी हैं इनके अलावा? हाँ राजेश, तुम्हें नेटवर्क के दूसरे खतरों के बारे में भी जानना चाहिए। दूसरे खतरे? वो क्या है मैम? वायरस और स्पाईवेयर के अलावा कुछ और भी खतरे हैं। चलो मैं इनके बारे में बताती हूँ। इसकी शुरुआत SQL से करते हैं। अक्सर सीक्वल बोले जाने वाले SQL का पूरा नाम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। SQL डेटाबेस में एक्सेस कर उसमें छेड़छाड़ करने देता है। तकनीक विकसित होने के साथ ही वेबसाइट्स भी तकनीकी रूप से उन्नत और प्रकृति में गतिशील होती गईं। इस गतिशीलता की वजह से उपयोगकर्ता की जानकारी और दूसरी सामग्री डेटाबेस में रखी जाने लगी। ऐसा करने के लिए एक प्रोग्राम की जरूरत थी और तब SQL को विकसित कर हर लोकप्रिय स्क्रिप्टिंग भाषा में जोड़ा गया था। पर ये एक कमजोरी बन गया क्योंकि इसने हमलावरों को SQL स्टेटमेंट में एक दुर्भावनापूर्ण एप्लीकेशन डालने की अनुमति दी। इस घटना को ठीक से समझने के लिए हम एक मेट्रो ट्रेन का उदाहरण लेते हैं जो 4 स्टेशनों A, B, C और D के बीच चलती है। ट्रेन को इस तरह प्रोग्राम किया गया है कि वो स्टेशनों पर तभी रुकेगी जब प्लेटफॉर्म पर कोई यात्री प्रतीक्षा कर रहा होगा, अन्यथा नहीं रुकेगी। ट्रेन एक एक स्टेशन आगे बढ़ती जाती है और चौथे स्टेशन पर पहुंच जाती है। अगर कोई गलत इरादों से इस प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट में कुछ बदलाव कर देता है और मेट्रो ट्रेन को निर्देश देता है कि वो B और C स्टेशनों पर इंतजार कर रहे यात्रियों को छोड़कर सीधे D पर रुके, तो काफी परेशानी हो जाएगी और पूरा मेट्रो ट्रेन सिस्टम तब तक के लिए ठप पड़ जाएगा जब तक उसे फिर से ठीक न कर लिया जाए या प्रोग्राम में बदलाव किया जाए। जब SQL इंजेक्शन का प्रयोग होता है तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये अमान्य इनपुट्स देकर प्रोग्राम को बदल देता है और परिणाम स्वरूप साइट प्रभावित हो जाती है। तकनीकी रूप से कहें तो मूल रूप से इनपुट सत्यापन त्रुटि ही SQL इंजेक्शन है। इनकी कमजोरियां तब उजागर होती हैं जब डेटाबेस से जुड़ा एक एप्लीकेशन असुरक्षित तरीके से डेटा को SQL क्वेरी तक जाने का रास्ता देता है, जैसा कि हमने ऊपर मेट्रो के केस में दिखाया।
याद रहे कि जब डेटा को गलत निर्देश मिलते हैं तो SQL इंजेक्शन के हमले से संवेदनशील डेटा लोगों तक पहुंच सकता है। पूरा डेटाबेस बर्बाद या वेबसाइट खराब हो सकती है। सुरक्षा में घुसपैठ के आधार पर SQL इंजेक्शन को सभी घुसपैठियों में सबसे खतरनाक माना गया है और पहले स्थान पर रखा गया है। ये लंबी अवधि से अनवरत और मजबूती से शीर्ष के हमलावरों में जगह बनाए हुए है। ऐसे तमाम उदाहरण सामने आए हैं जब SQL इंजेक्शन ने एक महीने में ही लाखों वेबसाइट्स को प्रभावित किया था। इस वजह से काफी आर्थिक क्षति भी हुई। अभी हाल ही में खुलासा हुआ था कि इसका प्रयोग हाई प्रोफाइल संस्थानों पर हमले के लिए किया जा रहा है, जैसे कि सोनी पिक्चर्स। व्यावसायिक साइट्स पर SQL का असर काफी दूरगामी हो सकता है। अगर हमला सफल रहा तो इससे अनधिकृत लोग उपयोगकर्ताओं की सूची देख सकेंगे, पूरा टेबल मिटा सकेंगे और कुछ मामलों में हमलावर डेटाबेस पर प्रशासनिक अधिकार कर लेता है और व्यवसाय के लिए ये सभी अत्यधिक हानिकारक हैं। अगर SQLI से होने वाले हानि की बात करें तो भरोसा टूटने के साथ ही ग्राहक की तमाम निजी जानकारी जैसे कि फोन नंबर, पता और क्रेडिट कार्ड की जानकारी चोरी हो जाती है। हालांकि इस वेक्टर से किसी भी SQL डेटाबेस पर हमला किया जा सकता है, लेकिन वेबसाइट्स ज्यादा आसान शिकार होती हैं। तो क्या ऐसे उपाय हैं जिनके जरिए कोई उपयोगकर्ता SQL इंजेक्शन के हमले से बच सके? वेबसाइट बनाने वाले ज्यादातर इस तरह के हमलों से बचने का तरीका इजाद करते हैं। हालांकि एक उपयोगकर्ता के लिए सबसे जरूरी है कि वो इनके बारे में जागरूक रहे। जरूरी है कि उपयोगकर्ता अपने सिस्टम को नियमित रूप से अपडेट करता रहे, सिस्टम को हमेशा ठीक रखे ताकि वो माध्यम ना बनने पाए जिससे कि ये हमले किए जाते हैं। अगला है बफर ओवरफ्लो। ये बफर ओवरफ्लो क्या होता है मैम? बफर ओवरफ्लो को समझने के लिए एक कप चाय का उदाहरण लेते हैं। जब हम कप में क्षमता से ज्यादा चाय डालते हैं तो चाय बाहर गिर जाती है और आसपास फैल जाती है। ठीक उसी तरह सिस्टम के स्टोरेज एरिया में हर कोड की एक निर्धारित क्षमता होती है और अगर कोई कोड उससे ज्यादा डेटा रखना चाहता है तो प्रोग्राम उससे बाहर निकल जाता है और मेमोरी के आसपास की जगहों में खुद के लिए जगह बना लेता है। इस प्रक्रिया को ही बफर ओवरफ्लो कहते हैं। ये हमारे सिस्टम को किस तरह हानि पहुंचाता है मैम? बफर ओवरफ्लो के संभावित खतरे को सिस्टम मेमोरी में होने वाले ओवरराइटिंग से समझा जा सकता है, जिसकी वजह से डेटा का नुकसान या सिस्टम बर्बाद हो सकता है। बफर ओवरफ्लो न सिर्फ पास के मेमोरी लोकेशन को ओवरराइट कर सकता है, बल्कि डेटा खराब, प्रोग्राम को नष्ट या दुर्भावनापूर्ण कोड्स को सिस्टम के अंदर मौजूद प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने देगा, जो सिस्टम में रखा डेटा चोरी कर सकता है। ये हमारे सिस्टम को किस तरह हानि पहुंचाता है मैम? उसके लिए तुम्हें इस खतरे के तथ्यात्मक उत्पत्ति के बारे में जानना होगा। एक तथ्य के तौर पर साइबर सुरक्षा को कंप्यूटर पेशेवरों के सामने लाने का श्रेय यूनिक्स प्रोग्राम के एक बफर ओवरफ्लो को ही जाता है, जिसकी वजह से एक साइबर विशेषज्ञ ने एक वर्म बनाया जिसने 1980 के आखिर में सिर्फ 2 दिनों में 10% इंटरनेट को प्रभावित किया।
अच्छा, तो ये तब शुरू हुआ था। हाँ राजेश, ये कोई नई चीज नहीं है। जोखिम का कारक कमजोर प्रोग्रामिंग भी है। खराब प्रोग्रामिंग की आदतें, जिनकी वजह से कई खामियां रह जाती हैं, बफर ओवरफ्लो के लिए जिम्मेदार हैं। कुछ प्रोग्रामिंग भाषा में मेमोरी को कई तरह से प्रभावित किया जाता है, जिसमें इसकी जांच नहीं होती कि जितने बाइट्स लिखे जा रहे हैं वो बफर में फिट होंगे या नहीं। इसका नतीजा ये निकलता है कि बफर जल्दी ओवरराइट हो जाता है। वेब एप्लीकेशंस के डेवलपर्स सोच समझकर ज्यादा बफर्स नहीं रखते, जो काफी बड़ा हो या ओवरफ्लो की जांच कर सके। हमलावर इस कमजोरी का फायदा उठाते हैं और कभी-कभी हमारे सिस्टम पर प्रशासनिक अधिकार लेने की कोशिश भी करते हैं। हकीकत में एक बफर ओवरफ्लो फायदा उठाता है। हमलावर एक प्रोग्राम के लिए डेटा भेजता है जो एक छोटे आकार वाली स्टैक बफर में संग्रहित रहता है। नतीजतन कॉल स्टैक की सूचना में सेंध लग जाती है, जिसमें फंक्शन का रिटर्न पॉइंटर भी शामिल है। डेटा रिटर्न पॉइंटर का मूल्य निर्धारित करता है ताकि जब फंक्शन वापस आए तो हमलावर के डेटा में मौजूद मैलिशियस कोड को नियंत्रण सौंप दे। हालांकि कुछ जगहों पर इस तरह के स्टैक बफर ओवरफ्लो आम बात है और कुछ डेवलपमेंट कम्युनिटीज में कई प्रकार के बफर ओवरफ्लो पाए जाते हैं, जिनमें दूसरों के साथ हीप बफर ओवरफ्लो और ऑफ बाय वन एरर शामिल हैं। इसी तरह की दूसरी कमजोरी को फॉर्मेट स्ट्रिंग अटैक के नाम से भी जानते हैं। ऐसी कई पुस्तकें हैं जिनमें बफर ओवरफ्लो के हमला करने और काम करने के बारे में विस्तार से लिखा गया है, जिसमें बिल्डिंग सिक्योर सॉफ्टवेयर, राइटिंग सिक्योर कोड और द शेल कोडर्स हैंडबुक जैसी पुस्तकें शामिल हैं। कोड स्तर पर बफर ओवरफ्लो आमतौर पर एक प्रोग्रामर की कमजोरियों और कल्पनाशीलता का उल्लंघन है। C और C++ में कई मेमोरी मैनिपुलेशन फंक्शंस बाध्यताओं की जांच नहीं करते और बफर्स की आवंटित सीमा जिस पर वो काम कर रहे हैं उसको ओवरराइट कर देते हैं। यहाँ तक कि बाउंडेड फंक्शंस गलत तरीके से उपयोग किए जाने पर कमजोरी बन जाते हैं। ज्यादातर बफर ओवरफ्लोज की मूल वजह मेमोरी मैनिपुलेशन और डेटा के आकार या उसे बनाने में गलत धारणा है। क्या मालवेयर्स के कुछ और भी उदाहरण हैं मैम, जो बफर ओवरफ्लो बनाते हैं? हाँ राजेश, कई उदाहरण हैं। तुमने शायद अभी हाल ही में हार्ट ब्लीड मालवेयर के बारे में सुना होगा, जो खुले SSL क्रिप्टोग्राफी लाइब्रेरी में बफर ओवरफ्लो की कमजोरी है। हार्ट ब्लीड ने ओपन SSL के एक असुरक्षित संस्करण की कमियों की वजह से लाखों उपयोगकर्ताओं की ऑनलाइन सेवाओं और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स का फायदा उठाया। हमलावर वेब एप्लीकेशंस को हानि पहुंचाने के लिए बफर ओवरफ्लोज का प्रयोग करते हैं। कोड्स अतिरिक्त डेटा के रूप में हानिकारक तत्व भेजते हैं और हमला किए जाने वाले कंप्यूटर को नए निर्देश देने के लिए बनाए जाते हैं। ईमेल वायरस के मामले में उपयोगकर्ता किसी अटैच फाइल को न खोलकर बच सकता है, पर इस मामले में हमले को सक्रिय करने के लिए उपयोगकर्ता को कोई संदेश भी नहीं खोलना पड़ता है। अंत में बफर ओवरफ्लो के संबंध में पता लगाने, रोकथाम और न्यूनीकरण के बारे में कहा जा सकता है कि साइबर सुरक्षा पेशेवरों को इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए, उन उपयोगकर्ताओं के मुकाबले जो इस बारे में कम जानते हैं। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये बफर ओवरफ्लो से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करने के लिए था। तो ये वो दूसरे खतरे हैं जिनके बारे में जानना जरूरी था।
दरअसल कुछ और भी हैं। तुम्हें क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के बारे में भी पता होना चाहिए। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ये क्या होता है नंदिता मैम? क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से ही प्रोग्रामर्स अपना वेब पेज बनाते हैं। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे नेटस्केप ने विकसित किया था, जिससे प्रोग्रामर्स ज्यादा उपयोगी वेब पेजेस बना सकें। उपयोगिता के अलावा जावास्क्रिप्ट घुसपैठ में भी सफल था, क्योंकि विभिन्न वेबसाइट्स के 2 पेजेस को एक ब्राउज़र में अगल-बगल में रखा गया। कह सकते हैं कि एक फ्रेम या अलग विंडो में। जावास्क्रिप्ट सारी बाधाओं को पार करता हुआ पढ़ने या संशोधित करने एक साइट से दूसरी साइट पर जा सकता है। इसे ही क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग या संक्षेप में XSS कहा गया। हमले की गंभीरता के मुताबिक उपयोगकर्ता के खाते से छेड़छाड़ हो सकती है। ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम्स को सक्रिय कर पेज की सामग्री को संशोधित कर सकते हैं और उपयोगकर्ता को गुमराह कर उनका निजी डेटा सौंपने के लिए कह सकते हैं। अंत में सब कुकीज के जरिए एक अपराधी किसी उपयोगकर्ता की नकल कर लेता है और उसके निजी खातों का दुरुपयोग कर सकता है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हमलों को 2 प्रकारों में बांटा जा सकता है, संग्रहीत और प्रतिबिंबित। संग्रहीत XSS, जिसे हठी XSS भी कहते हैं, इन दोनों में ज्यादा खतरनाक है। ऐसा तब होता है जब किसी दुर्भावनापूर्ण स्क्रिप्ट को कमजोर वेब एप्लीकेशन में सीधे डाल दिया जाता है। हालांकि इस समस्या को एक मूल की एक युक्ति से हल कर लिया गया, जिसने एक जगह के दस्तावेजों को दूसरी जगह के दस्तावेजों को पढ़ने या संशोधित करने से रोक दिया। हालांकि इस युक्ति का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जाता है और प्रभावी भी है, पर फिर भी कई वेब प्रोग्रामर्स कमजोर कोडिंग से अपने वेब एप्लीकेशंस को खुला छोड़ देते हैं और हमले की गुंजाइश बनी रहती है। कई सामान्य कमजोरियों की तरह इनपुट सत्यापन त्रुटियां XSS की जननी हैं। हमले इसीलिए हो पाते हैं क्योंकि वेबसाइट्स अविश्वसनीय स्रोतों से इनपुट्स स्वीकार करती हैं और उसे वेब पेज पर परोसती हैं। एक हमलावर XSS से किसी मासूम उपयोगकर्ता को मैलिशियस स्क्रिप्ट भेज सकता है। उपयोगकर्ता के ब्राउज़र को ये पता नहीं चलेगा कि स्क्रिप्ट पर यकीन नहीं कर सकते और वो स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर देगा। ब्राउज़र को लगता है कि स्क्रिप्ट किसी विश्वसनीय स्रोत से आई है। मैलिशियस स्क्रिप्ट किसी भी कुकीज, सब टोकन्स या ब्राउज़र पर मौजूद अन्य संवेदनशील जानकारी हासिल और उस साइट के साथ उपयोग कर सकता है। यहाँ तक कि ये स्क्रिप्ट्स HTML पेज की सामग्री में भी हेरफेर कर सकती हैं। विभिन्न प्रकार के XSS त्रुटियों के बारे में अधिक जानकारी के लिए ये प्रोग्राम्स हमारे सिस्टम में कैसे घुस जाते हैं नंदिता मैम? इसके लिए चलो जानते हैं कि इंटरनेट के ज्यादातर उपयोगकर्ता क्या करते हैं। उसके लिए मान लो कि एक उपयोगकर्ता किसी साइट्स में कुछ लिखता है। हम नीम का वृक्ष का उदाहरण लेते हैं, जिसे गूगल में ढूंढने के लिए लिखा गया है। तो पहले ये लिखे हुए इनपुट को स्वीकार करेगा और फिर फैसला करेगा कि तुम नीम का वृक्ष ढूंढ रहे हो। अगर प्रोग्रामिंग में कोई खामी हुई तो लिखे गए इनपुट्स सत्यापित नहीं होंगे और फिर वो नहीं दिखाई देगा जो हम ढूंढ रहे हैं। बजाय इसके हमें दूसरी जानकारी जैसे आम का वृक्ष दिखाई देगा। साइबर अपराधी इन कमियों का फायदा उठाकर विवरण हासिल कर लेते हैं, जो उपयोगकर्ता के लिए नुकसानदेह हो सकता है। किसी बैंकिंग एप्लीकेशन में XSS का प्रयोग कर हमलावर हमारे बैंक खाते की धनराशि और वेब पेज से दूसरी निजी जानकारी हासिल कर सकते हैं।
अच्छा, XSS के खतरे को कम करने के लिए एक उपयोगकर्ता क्या कर सकता है मैम? उसके लिए तुम्हें नवीनतम ब्राउजर्स के बारे में जानना होगा। नवीनतम ब्राउजर्स जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर या संक्षेप में IE कहते हैं, उसमें XSS फिल्टर करने की तकनीक होती है जो हमेशा XSS के हमलों को रोकती है। फायरफॉक्स प्रयोग करने वाले उपयोगकर्ता NoScript प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं जो XSS को रोकती है। NoScript उपयोगकर्ताओं को उन साइट्स को चुनने की आजादी देती है जिस पर उन्हें जावास्क्रिप्ट कोड चलाना है और दूसरी अविश्वसनीय साइट्स को खुद मना कर देती है। क्रोम में भी XSS हमलों से बचने की तकनीक शामिल है। तो नंदिता मैम, मतलब किसी प्रसिद्ध साइट का प्रयोग करते वक्त भी हमें सतर्क रहना चाहिए? बिल्कुल राजेश, ज्यादातर प्रसिद्ध साइट्स पर ही घुसपैठियों का खतरा अधिक होता है। अब तक हमने जो भी चर्चा की है उसे जानने के लिए किसी चित्र पर क्लिक करें। अक्सर SQL बोले जाने वाले SQL का पूरा नाम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। SQL डेटाबेस में एक्सेस कर उसमें छेड़छाड़ करने देता है। SQL को विकसित कर हर लोकप्रिय स्क्रिप्टिंग भाषा में जोड़ा गया था, पर ये एक कमजोरी बन गया क्योंकि इसने हमलावरों को SQL स्टेटमेंट में एक दुर्भावनापूर्ण एप्लीकेशन डालने की अनुमति दी। सिस्टम के स्टोरेज एरिया में हर कोड की एक निर्धारित क्षमता होती है और अगर कोई कोड उससे ज्यादा डेटा रखना चाहता है तो प्रोग्राम उससे बाहर निकल जाता है और मेमोरी के आसपास की जगहों पर खुद के लिए जगह बना लेता है। इस प्रक्रिया को ही बफर ओवरफ्लो कहते हैं। हार्टब्लीड मालवेयर खुले SSL क्रिप्टोग्राफी लाइब्रेरी में बफर ओवरफ्लो की कमजोरी है। हार्टब्लीड ने ओपन SSL के एक असुरक्षित संस्करण की कमियों की वजह से लाखों उपयोगकर्ताओं की ऑनलाइन सेवाओं और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स का फायदा उठाया। जावास्क्रिप्ट ने घुसपैठ की राह दिखाई क्योंकि विभिन्न वेबसाइट्स के 2 पेजेस को एक ब्राउज़र में अगल-बगल में रखा गया। ये कह सकते हैं कि एक फ्रेम या अलग विंडो में। जावास्क्रिप्ट सारी बाधाओं को पार करता हुआ पढ़ने या संशोधित करने एक साइट से दूसरी साइट पर जा सकता है। इसे ही क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग या संक्षेप में XSS कहा गया।